Hey guys, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम नीट 2022 फुल टेस्ट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स पार्ट विल बी डिस्कसिंग। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो आज के पेपर में था, इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ ईच इंक्रीज्ड बाय 4 times, then the unit of energy is increased by। यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ वर्क आपको पता होना चाहिए, सेम होता है। तो वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर होता है। तो वर्क का यूनिट जो है वो बन जाता है न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल बोलते हैं। अब अगर आप फोर्स का यूनिट जो है वो 4 times इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स 4 times n बन जाएगा न्यूटन। और मीटर का भी आप लेंथ का भी आप 4 times इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों का। सो ये भी 4 times मीटर बन जाएगा। तो 4 × 4 = 16 न्यूटन मीटर बन जाएगा। अब न्यूटन मीटर जो है दैट वाज ओरिजिनल यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर वर्क। तो नया यूनिट जो होगा वो 16 times इंक्रीज होगा। तो फोर्स का यूनिट और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अगर 4 times आप इंक्रीज कर रहे हैं, देन वर्क का यूनिट जो है दैट विल इंक्रीज 16 times। ओके, 16 times ऑप्शन 1 है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। An object experiences a net force and acceleration from rest to its final position in 16 seconds. An object experiences net force and accelerates from rest, तो initial velocity जो है वो 0 के बराबर है, and to its final position in 16 seconds, so time taken जो है वो दिया हुआ है। How long would the object take to reach the same final position from rest if the object's mass was 4 times larger? Okay, if the object's mass was 4 times larger. अब इसमें याद आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम काइनेमेटिक्स हम इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। S = ut + ½ AT²। ये इक्वेशन हम यूज़ कर लेंगे। u जो है वो 0 के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है, सो विल गेट S = ½ AT²। ओके, टाइम के बारे में हमें पूछा गया है, हाउ लॉन्ग वुड द ऑब्जेक्ट टेक। सो टाइम के बारे में पूछा गया है। सो t² = S डिवाइडेड बाई a, और a जो है दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाई मास, फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऊपर। सो t = √2sm डिवाइडेड बाई f। ओके, अब क्वेश्चन पे वापस आइए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फोर्स जो है वो तो आप सेम ही रख रहे हैं। ओके, फोर्स आप सेम रख रहे हैं। हाउ लॉन्ग वुड द ऑब्जेक्ट टेक, पार्टिकल भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो मास जो है वो सेम है। फोर्स जो है, नहीं, मास जो है वो चेंज कर रहे हैं हम, मास इज इंक्रीज 4 times, मास हम चेंज कर रहे हैं। फोर्स जो है वो आप सेम रख रहे हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द ऑब्जेक्ट टू रीच द फाइनल पोजीशन, सेम फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। 2 तो पहले से ही सेम है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सिर्फ आप मास को चेंज करें, दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। ओके, टाइम टेकन इज डायरेक्टly proportional to under root of mass. So this means t2 divided by t1, time in second case divided by time in first case, is equal to under root of m2 divided by m1, mass in second case divided by mass in the first case. अब mass in second case आपसे कहा जा रहा है कि it is increased 4 times. So अगर पहले केस में मास m है, दूसरे केस में मास जो है वो 4 times m है। So m and m cancels out, root of 4 is 2. So this means t2 is equal to twice t1. ओके, t2 is equal to twice t1। अब t1 के बारे में आपसे कहा गया है कि 16 सेकेंड्स हैं। ओके, सो t2 जो है दैट इज इक्वल 16 × 2 इज 32 सेकेंड्स। सो इस दूसरे केस में 32 सेकेंड्स लग रहे हैं, विच इज ऑप्शन 2। ओके, इज ऑप्शन 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Two projectiles A and B are thrown with the same speed, but angles are 40 degree and 50. Launching angles दिए गए हैं 40 and 50 degrees with the horizontal. Then A will fall earlier, B will fall earlier, both will fall at the same time, none of these. So time of flight आपने basically देखना है।
जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा वो जल्दी वापस गिर रहा है, जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है गिरने में, सो दैट मीन्स वो लेटर ऑन गिर जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता होना चाहिए इज़ 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओके, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। दोनों केसेस में स्पीड जो है वो सेम है। टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी थ्रोन विद द सेम स्पीड, तो दोनों केसेस में u सेम है। दोनों केसेस में 2 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट पहले से ही है, g भी सेम है, सो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। ओके, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। सो दिस मीन्स T1 divided by T2 is equal, या A and B कहा गया, so let's use A and B. TA divided by TB is equal to sine of 40 degrees divided by sine of 50 degrees. Okay, sine of 40 divided by sine of 50. अब याद करें साइन ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होता है और साइन ऑफ 90 जो है वो 1 के बराबर होता है। सो एज यू इंक्रीज एंगल थीटा, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है। ओके, सो एंगल इस रेंज में 0 to 90 डिग्री वाले रेंज में एंगल ज़्यादा होगा, साइन ऑफ थीटा का भी वैल्यू ज़्यादा है। एंगल ज़्यादा है 50 डिग्री वाला, सो साइन ऑफ 50 जो है दैट इज ग्रेटर देन साइन ऑफ 40 डिग्रीज। सो दैट मीन्स टी बी इज ग्रेटर देन टी ए। यहाँ डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो यहाँ भी डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा क्योंकि बीच में इक्वालिटी है। सो बी जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है वापस गिरने में, या ए जो है वो कम टाइम ले रहा है वापस गिरने में। सो ए रीचेस फॉल्स अर्लियर। ओके, ए कम टाइम ले रहा है तो वो अर्लियर पहुंच रहा है। सो ए विल फॉल अर्लियर, ऑप्शन 1 है। ओके, ऑप्शन 1, कम ऑन। ओके, this is option 1. A falls earlier. Let's move on to the next question. Maximum value of frictional force is called, ये तो पता ही है, limiting friction होता है, Fs max. Limiting frictional force, Fs max जो होता है वो maximum frictional force होता है। So option 1. Question number 5. A body constrained to move along y-axis, so displacement सिर्फ y-axis के along हो सकती है, is subjected to a constant force F is equal, फोर्स के तीनों कंपोनेंट्स है, x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है, z कंपोनेंट भी है, लेकिन पार्टिकल जो है वो सिर्फ y-axis के along मूव कर सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी a distance 4 मीटर along y-axis is, सो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज 4j अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो जे यूनिट वेक्टर यूज होगा। और वर्क डन जो है, अब कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन जो है दैट इज सिंपली एफ डॉट डी या एफ डॉट एस। सो एफ तो है -i + 2j + 3k, एस जो दैट इज 4j, जस्ट 4j, तो इसका वाई कंपोनेंट 2, इसका वाई कंपोनेंट 4, सो 4 × 2 इज 8 जूल्स। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट आपको बेसिकली आना चाहिए। 8 जूल्स इज ऑप्शन 2। ओके, 8 joules is option 2. Okay, now question number 6. Bullets of 0.03 kg mass each hit a plate at the rate of 200 bullets per second. Note that per second hai. Okay, so this is the rate at which bullets are striking. Not just the number of bullets striking, it's the rate of number of bullets striking this particular plate. With a velocity 50 meter per second and reflect back with a velocity 30 meter per second, the average force acting on the plate in newtons is. चलिए ये प्लेट मान ले, ये बुलेट आ रही है विद a speed of 50 meter per second और वापस जा रही है with a speed of 30 meter per second. ओके, वापस जा रही है with a speed of 30 meter per second. ओके, लेट्स कॉल राइट वर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव डायरेक्शन। तो इनिशियल मोमेंटम जो है बुलेट का मास 0.03 है, सो 0.03 × 50 वहीं पर लिखा है, तो ये बन जाएगा 10, 0.3 5 3 15, 1.5 बन जाएगा। ओके, 1.5। देन जब ये वापस आ रहा है, वापस जब ये आ रहा है तो फाइनल मोमेंटम जो इसका है दैट इज 0.03 × 30,
which is 0.3, 3 into 3 is 9.9. SI system का unit रहेगा Newton second. Okay, now change in momentum of the bullet. For bullet, delta P जो है that is equal to final minus initial. Final is 0.9 minus initial is 1.5, that is minus 0.6. Okay, minus 0.6. ओके, यहाँ पर हमने गलती की है. फाइनल मोमेंटम जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए उसको माइनस साइन के साथ लाना होगा. सो डेल्टा पी फॉर द बुलेट, ओके दिस इज फॉर द बुलेट, इज इक्वल टू माइनस, ये बन जाएगा 9 + 5 इज 4, 1 + 1 इज 2, 2.4. ओके 2.4. सो एक सिंगल बुलेट का मास जो है वो 2.4 से मोमेंटम जो है वो 2.4 से चेंज हो रहा है. अब मोमेंटम कंजर्वेशन से इतना ही मोमेंटम जो है वो इस प्लेट को इम्पार्ट होना चाहिए इन द सेम टाइम. ओके, सो मोमेंटम imparted to the plate, delta P plate, due to a single bullet. Okay, this is due to a single bullet. Single bullet हम ले रहे हैं अभी. That is equal to 2.4. Okay, let me take an appropriate color. Okay, 2.4. अपोजिट साइन होनी चाहिए. ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके टोटल मोमेंटम विल बी जीरो. टोटल चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो. ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन. दिस इज द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द प्लेट ड्यू टू अ सिंगल बुलेट. सो द रेट एट विच मोमेंटम इज इम्पार्टेड, रेट ऑफ मोमेंटम, rate at which momentum is imparted. अब रेट एट विच मोमेंटम इज इम्पार्टेड वही तो एवरेज फोर्स है. सो दैट एवरेज फोर्स इज इक्वल, सिंगल बुलेट के वजह से 2.4 है, और ऐसी कितनी बुलेट्स हैं, 200 बुलेट्स पर सेकेंड. पर सेकेंड इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज 200 पर सेकेंड. इसमें पर सेकेंड ऑलरेडी आ रहा है. ओके, सो इसमें पर सेकेंड ऑलरेडी आ रहा है, पर यूनिट टाइम इसमें इंक्लूडेड है. सो दिस इज 0 0 4 into 2 is 8, 2 into 2 is 4, 0.8 के बाद, so 480 न्यूटन्स. ओके, 480 न्यूटन्स. अब मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम का यूनिट जो है दैट इज न्यूटन सेकेंड. न्यूटन्स फर्स्ट सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू dp/dt. अब दिस इज न्यूटन, दिस इज सेकेंड, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो न्यूटन सेकेंड बन जाएगा. चेंज इन मोमेंटम का यूनिट जो है, या मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड. सो दिस पार्ट हियर इज 2.4 पार्ट इज न्यूटन सेकेंड, और 200 बुलेट्स पर सेकेंड, तो इसका यूनिट जो है वो पर सेकेंड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट. सो सेकेंड एंड सेकेंड विल कैंसिल आउट, जस्ट यूनिट बच जाएगा. सो 480 यूनिट्स, 480 न्यूटन्स फोर्स इम्पार्ट हो रहा है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. Question number 7. In rotatory motion, linear velocity of all the particles of a body are different होती है. आपको पता होना चाहिए रोटेशन मोशन में v इज इक्वल r इंटू ओमेगा. सो अगर आपके पास कोई बॉडी है, सपोज ये कोई बॉडी ऐसी, सम क्रेजी लुकिंग बॉडी, ये यहाँ इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है. ओमेगा तो सेम है, हर किसी बॉडी का पार्टिकल का ओमेगा सेम है, लेकिन डिफरेंट पार्टिकल्स आर एट डिफरेंट रेडियस फ्रॉम दिस. ये R1 पे है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो वो R2 पे है, और ये वाला पॉइंट जो है वो R3 पे है. सो R इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, विद द रिजल्ट V इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स. सो लीनियर वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होती हैं. ऑप्शन नंबर 2. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 8. अ कपल प्रोड्यूसेस और प्योर रोटेशनल मोशन. आपको सिंपल एक एग्जाम्पल याद करें. डायपोल आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. डायपोल पे कपल आता है, टॉर्क आता है ड्यू टू ए कपल, उसके वजह से खाली रोटेशनल मोशन होती है. कपल में नेट फोर्स जो है वो जीरो होता है. नेट फोर्स जीरो है तो कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं आएगी इफ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, तो सिर्फ रोटेशनल मोशन आती है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, पर सेकेंड इज इंपॉर्टेंट. इसमें काफ़ी बार मिस होता है कि इट मे बी पर आवर, इट्स पर सेकेंड. इट्स वैल्यू फॉर ए प्लैनेट हैविंग डबल द रेडियस एंड 8 times मास ऑफ अर्थ इज.
एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. रेस्ट इट इज वेरी सिंपल. एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r. r इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट, m इज मास ऑफ द प्लैनेट. ओके, अब 2g इसमें कांस्टेंट है, तो v एस्केप इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय r. ओके, अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय r. So let's find out the ratio. Escape velocity for the planet divided by escape velocity for Earth is equal under root of मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो mp डिवाइडेड बाय me इंटू आर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, तो re डिवाइडेड बाय rp. ओके, सो दिस इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, अब mp मास ऑफ द प्लैनेट कहा गया है कि इज 8 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, सो 8 टाइम्स me डिवाइडेड बाय me इंटू re डिवाइडेड बाय रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, वो कहा गया है डबल द रेडियस, सो ट्वाइस re है. तो me and me will cancel out, re and re cancel, 8 divided by 2 is 4, under root of 4 is 2, so vp by ve is equal to 2. This implies vp, escape velocity for the planet, is twice ve. Okay, twice ve, so that is 11.2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 is 4 point, सो 22.4 यूनिट का ख्याल रखें, किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, किलोमीटर पर सेकेंड. अब ऑप्शन में यूनिट्स का ख्याल रखें, ऑप्शन में यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट इज वेरी सिंपल, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो बन जाएगा 22 इंटू 4.4 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड. 22.4 इंटू 10 टू द पावर 3, 22.4 इंटू 10 टू द पावर 3, ऑप्शन 4 है. ओके, ऑप्शन 4 है. So let's move on to the next one now. Question number 10. A particle executing simple harmonic motion has maximum speed. Maximum speed का मतलब amplitude of the speed of 0.5 meter per second and maximum acceleration 1 meter per. So ये acceleration का amplitude भी दिया हुआ है, velocity का भी amplitude दिया हुआ है. The angular frequency of oscillation is. Angular frequency of oscillation is. Okay. बस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड्स आपको पता होने चाहिए. वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू होता है a इंटू ओमेगा, वेर a इज पोजिशन एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है. फाइन. सो और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है दैट इज a इंटू ओमेगा स्क्वायर, a इंटू ओमेगा स्क्वायर. x की इक्वेशन, v की इक्वेशन और a की इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपको पता होनी चाहिए, तो वहाँ से इजीली ये एम्पलीट्यूड्स आप देख सकते हैं, इसके बराबर है. हमें क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो रेशियो निकालते हैं, a एंड a विल कैंसिल आउट, तो am डिवाइडेड बाई vm इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू ओमेगा. So a and a cancels out, omega a cancel out होगा, so omega is equal to am divided by vm. Acceleration amplitude divided by velocity amplitude. Acceleration amplitude दिया हुआ है वो 1 के बराबर है, velocity amplitude दिया हुआ वो 0.5 के बराबर है. 0.5 means 1/2, 2 ऊपर आएगा तो this is 2 rad per second. Okay, 2 rad per second, option 1. Option 1. Let's move on to the next one. Question number 11. Two tuning forks, each of frequency 340 hertz. Okay, each of frequency 340 hertz, are moving with equal velocities with respect to an observer at rest. So observer जो है वो rest पे है. Doppler effect वाला question है. Moving at equal velocities with respect to observer. One fork is approaching and another one is receding. This is important. एक observer की तरफ आ रहा है, दूसरा जो है दूर जा रहा है. Away from the observer is listening beats of frequency 3 hertz. Beat frequency दी गई है. If the velocity of sound is 340 meter per second, then the speed of fork will be. Okay, then the speed of fork will be. Fine. So we have a situation. ये ऑब्जर्वर हैं कोई, सपोज आप हो, ये यहाँ पर ट्यूनिंग फोक है. ट्यूनिंग फोक इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर विद द स्पीड ऑफ v. ओके, विद द स्पीड ऑफ v. vs इसको कहते हैं सोर्स ऑफ साउंड. और यहाँ से और एक ट्यूनिंग फोक है आइडेंटिकल, वो आ रहा है टुवर्ड्स द
ऑब्जर्वर एट द सेम स्पीड वी एस। अब ये दोनों एक ही साइड से हो या अपोजिट साइड से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, द अदर इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी का याद करें। फ्रीक्वेंसी एज पर द ऑब्जर्वर होता है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v plus minus vd, vd is speed of the detector divided by v plus minus vs, vs is speed of the source of sound, और v जो है that is velocity of the wave, okay, velocity of the sound wave। अब हमारे केस में ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है, सो डिटेक्टर इज एट रेस्ट, तो ये जीरो के बराबर है। तो f इज इक्वल टू f0 v डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस। ओके, v प्लस माइनस वी एस। अब प्लस साइन कब लेंगे और माइनस साइन कब लेंगे? टुवर्ड्स होता है, अगर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो शिफ्ट अप होता है, शिफ्ट अप। टुवर्ड्स इंप्लाइज शिफ्ट अप और अवे इंप्लाइज शिफ्ट डाउन। अवे इंप्लाइज शिफ्ट डाउन, टुवर्ड्स इंप्लाइज शिफ्ट अप और अवे इंप्लाइज शिफ्ट डाउन। मीनिंग जब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर सोर्स मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के लिए डिनोमिनेटर जो है वो कम होना चाहिए। सो वी मस्ट हैव अ माइनस साइन देयर। ओके, वी मस्ट हैव अ माइनस साइन देयर। सो शिफ्ट अप के लिए वी मस्ट हैव अ माइनस साइन, और अवे के लिए अगर सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो शिफ्ट डाउन। शिफ्ट डाउन का मतलब फ्रीक्वेंसी कम होनी है। फ्रीक्वेंसी कोशेंट को कम करने के लिए डिनोमिनेटर ज्यादा बनना चाहिए, तो डिनोमिनेटर ज्यादा होने के लिए बीच में प्लस साइन यूज करना होगा। सो अगर हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वर, सपोज दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, लेट्स कॉल दिस f1, दैट मस्ट बी इक्वल टू f0 the original frequency times v the speed of sound divided by v। अब this is away, okay, away means shift down, तो वहां पर प्लस साइन यूज करना होगा, v plus vs। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी f2 एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, वो होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f4 टाइम्स v इज द स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय v माइनस vs। टुवर्ड्स मीन शिफ्ट अप, शिफ्ट अप के लिए डिनोमिनेटर कम होना चाहिए तो माइनस साइन होना चाहिए। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसीज, टू फ्रीक्वेंसीज एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। ओके, एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। अब इन्हीं का सुपरपोजिशन जो है वो बीट्स बना देगा। ओके, और बीट फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, वो 3 हर्ट्ज के बराबर है, और बीट फ्रीक्वेंसी हमें पता है वो f1 माइनस f2 या f2 माइनस f1 मॉडुलस होता है, तो वो ज़रा हम यहाँ पर कर लेते हैं। सो दिस implies, लेट मी चेंज द कलर। ओके, बीट फ्रीक्वेंसी जो है f बीट, दैट्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f2 माइनस f1 या मॉडुलस ऑफ f1 माइनस f2, सिंपल, इस मॉडुलस हैं तो सेम है। सो f2 माइनस f1, fo और v कॉमन, सो fo और v कॉमन, यहां पर बच गया 1 डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस वी एस। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज fo टाइम्स v प्लस वी एस माइनस v प्लस वी एस डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी यूज करके, और बाहर v है, v एंड v कैंसल्स आउट, तो ऊपर बन गया ट्वाइस fo vs इंटू v, और नीचे बन गया डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, और ये f बीट है, f बीट दिया हुआ वो 3 के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू 3। ओके, दिस इज इक्वल टू 3। अब नॉर्मली जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल सिचुएशंस आएंगी वहां पर स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है दैट विल बी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ द सोर्स जो मूव कर रहा है। ये 24 गाड़ी में मूव कर लेगा, बाइक पे मूव कर लेगा, किसी चलते हुए इंसान के हाथ में होगा, तो वो स्पीड जो होगी वो काफ़ी कम होगी इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ द साउंड। तो यहाँ पर वो हम यूज़ कर लेंगे वो अप्रॉक्सीमेशन। So V is very large in comparison to velocity of the, S is not for the sound, S is for the source. So velocity of source of sound, okay, velocity of source of sound. Sound की velocity जो है वो V है, this is speed of sound.
स्पीड ऑफ साउंड. सो नॉर्मली स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी स्पीड्स विच वी कम अक्रॉस इन आवर डे टू डे लाइफ. तो वी एस यहाँ पर नेग्लेक्ट होगा. सो दिस इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू ट्वाइस एफ ओ वी एस वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर. ओके, एक v जो है वो कैंसिल आउट होगा. सो दिस इम्प्लाइज v को ऊपर लेते हैं. 3v इज इक्वल ट्वाइस एफ ओ इंटू वी एस. हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड. देन द स्पीड ऑफ फोर्क इज, सो वी एस हमें निकालना है. सो वी एस इज इक्वल टू 3v डिवाइडेड बाई 2FO. सो दिस इज 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया है 340 है, डिवाइड बाई 2 इंटू FO फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क वो भी दी गई है, वो भी 304 ही है. ओके, सेम वैल्यू है, वो भी 340, सॉरी नॉट 304, 340 वो भी है. तो 340 कैंसल्स आउट. तो वी एस जो है 3/2 इज़ 1.5. सब कुछ ऐसे सिस्टम में है तो वेलोसिटी का यूनिट भी ऐसे सिस्टम में आएगा. 1.5 मीटर पर सेकेंड इज ऑप्शन 4. ओके, ऑप्शन 4. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. The graph shows variation of temperature T of 1 kilogram of material. So per unit mass पहले से ही दिया हुआ है. Okay, per unit mass पहले से ही दिया हुआ है of a material with the heat H supplied to it at O. The substance is in the solid state. तो O पे solid state है. From the graph we conclude that T2 is the melting point. Okay, ये graph आपको पता होना चाहिए, heating curve है. तो यहाँ पर तो सॉलिड है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है. ओके, यहाँ पर ट्रांजिशन है, मेल्टिंग हो रही है, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. यहाँ पर मेल्टिंग कंप्लीट होती है तो ये सारा लिक्विड स्टेट में है. अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है, फिर आगे जाके यहाँ से लेके यहाँ तक बॉइलिंग होती है. ओके, और इस एंड पे यहाँ पर बॉइलिंग कंप्लीट होती है और फिर जाके गैस है. ओके, फिर जाके गैस है. अब हमें ऑप्शंस को एनालाइज करना है. T2 इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. T2 जो है वो ये वाला है, नहीं वो तो बॉइलिंग पॉइंट है. दिस इज TB बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर है TM, और वो T1 कहा गया है. TM इज इक्वल T1 और TB को T2 कहा गया है. T2. So T1 is the melting point, T2 is the boiling point. So ये तो क्लियरली गलत स्टेटमेंट है. BC रिप्रेजेंट चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. BC, B कहाँ पर है? ये रहा B to C. नहीं, B to C तो लिक्विड है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. H2 minus H1 रिप्रेजेंट्स द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सबस्टेंस. H2 यहाँ पर है, H1 यहाँ पर है, यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है. ओके, यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है, और मेल्टिंग में कितनी हीट लग जाएगी पर यूनिट मास, उसी को तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं. और पर यूनिट मास तो पहले से ही दिया गया. सो दिस ग्राफ इज ऑलरेडी फॉर पर यूनिट मास. सो ये LF ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर जो हीट दी जाती है. ओके, ये LF को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. H3 माइनस H1 रिप्रेजेंट्स लेट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन. H3 कहाँ पर है? यहाँ पर H3 है. लेट मी चेंज द कलर. H3 यहाँ पर है. H1 जो है वो नहीं, ये तो नहीं है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो तो यहाँ पर है, ये वाला पार्ट, वो तो ये वाला पार्ट है. दैट्स H4 माइनस H3. H4 माइनस H3. तो तीसरा ऑप्शन जो है बस वही मैच हो रहा है. H2 माइनस H1 रिप्रेजेंट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ग्राफ अगर खाली है तो ये अमाउंट ऑफ हीट जो यहाँ पर है, दिस इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए. तो पर यूनिट मास तो खुद ब खुद आ गया, पर यूनिट मास ही होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. 13. Two rods A and B of different materials but same cross section are joined as shown in figure. The free end of A is maintained at 100 degrees Celsius. तो यहाँ से 100 degree Celsius टेम्परेचर है यहाँ पर. And the free end of B is maintained at 0 degree. तो यहाँ से 0 degree Celsius टेम्परेचर है. If L2 is twice L1, L2 is twice L1, and K2 is twice, नहीं, K1 is twice K2, K1 is twice K2, and the rods are thermally insulated from the sides to prevent heat loss. तो यहाँ से कोई heat loss नहीं हो रहा है साइड से.
तो मीनिंग कि जो हीट फ्री एंड से यहाँ से एंटर हो रही है वो सारी दूसरे एंड पे डिलीवर होगी। स्टडी स्टेट ऑफ कोर्स होना चाहिए। देन द टेम्परेचर थीटा ऑफ द जंक्शन ऑफ द टू, ओके सो यहाँ जंक्शन पे लेट्स सपोज टेम्परेचर थीटा के बराबर है। ओके टेम्परेचर थीटा के बराबर है, वो थीटा जो है वो आपने निकालना है। दिस थीटा इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। अब हीट फ्लो जो है, रेट ऑफ हीट फ्लो या जिसको हीट करंट बोलते हैं, वो तो सेम होगा, सीरीज में है दोनों रॉड्स, तो वो जितना ए के थ्रू फ्लो हो रहा है उतना बी के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो एच ए इज इक्वल टू एच बी। बस वहीं से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। एच का बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एच का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इज के ए टी एच minus TL divided by L. TH is higher temperature minus lower temperature. I don't want to keep it negative, so I take it higher minus lower. Okay, higher minus lower. L is length, A is area of cross section, K is thermal conductivity. So HA के लिए ये बन जाएगा KA जो है वो K1 के बराबर है। A area of cross section तो सेम है। TH minus TL जो है, TH minus TL जो है, तो पहले वाले केस में हाई टेम्परेचर तो 100 है, 100 माइनस लोअर टेम्परेचर थीटा है, डिवाइडेड बाय L जो है वो उसे L1 कहा गया है, इज इक्वल टू, अब B के लिए K का वैल्यू जो है वो उसे K2 कहा गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, हाई टेम्परेचर माइनस लोअर। अब यहाँ पर थीटा हायर है और जीरो जो है वो लोअर है, सो थीटा माइनस जीरो डिवाइडेड बाय L2। ओके L2। अब यहाँ पर नोट कर लें कि हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन्स में कन्वर्ट नहीं किया। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व है, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल पे तो सेम होता है, तो इसलिए हमने यूनिट जो है वो कन्वर्ट नहीं किया। आई एम श्योर यू मस्ट नो इट। अब जाके जो रिलेशन दी गई है, K1 आपसे कहा गया है ट्वाइस K2, तो ट्वाइस K2, ए और ए तो सीधे कैंसिल कर लें आप। 100 माइनस थीटा, 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल टू K2 ऐसे ही रखते हैं, थीटा माइनस जीरो जस्ट थीटा। L2 आपसे कहा गया है ट्वाइस L1, ओके ट्वाइस L1। L1 एंड L1 कैंसल्स आउट, K2 एंड K2 कैंसल्स आउट, सो दिस इम्प्लाइज 2 को ऊपर लेते हैं, वो बन जाएगा 4 इंटू 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, सो दिस इज 400 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू थीटा। 4 थीटा को वहाँ ले जाए तो 5 थीटा बन जाएगा, सो 5 थीटा इज इक्वल टू 400, सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 8 इज 40 और 0, सो 80 डिग्री सेल्सियस। सो 80 डिग्री सेल्सियस जो है ऑप्शन वन पहला ही ऑप्शन है। Okay, 80 degrees Celsius. So let's move on to the next one. Question number 14. If for gas R by CV is equal to 0.67, अब यहाँ पर ये बात इम्पॉर्टेंट है कि 0.67 जो है वो क्लिक होना चाहिए कि वो 3/2 होता है। ओके 3/2 जो है दैट इज 1. एक बज गया, नहीं दैट इज 1.5। ओके 1.5 2/3 होता है, नॉट 3/2, 2/3, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो बन जाएगा 0.20 बन जाएगा। 3 इंटू 6 इज 18, फिर से 2 आ जाएगा, फिर से 6, सो 0.666666, तो 0.67 जो है वो 2/3 है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लिक होना चाहिए। ओके ये क्लिक होगा तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन जो है वो आपको टाइम लेगी। मुश्किल नहीं होगा लेकिन टाइम लेगा। ओके और 2/3 से आप काफ़ी ईजिली से इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ दिस गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर, सो आपको सिर्फ ये देखना है कि मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है या मिक्सचर है। R डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल 0.67 विच इज़ 2 डिवाइडेड बाई 3। दिस मीन्स CV इज इक्वल 3/2 इंटू R। आपका क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो गया। आपको पता होना चाहिए ये F/2R के बराबर होता है CV, सो F इज इक्वल 3, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 है। किसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं? मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, सो दिस मस्ट बी अ मोनोएटॉमिक गैस। ओके दिस मस्ट बी अ मोनोएटॉमिक गैस। Question number 15. Okay, question number 15. A gaseous mixture consists of 16 grams of helium,
Okay, 16 grams of helium, 16 grams of oxygen. The ratio of Cp by Cv of the mixture is. Okay, Cp by Cv mixture आपने देखना है. पहले तो ये नोट कर लें कि 16 ग्राम्स ऑफ हीलियम है. हीलियम का मास नंबर जो है वो 4 होता है. ओके, हीलियम का मास नंबर 4 होता है. दैट मीन्स हीलियम के 1 मोल में दिस इज फॉर हीलियम के 1 मोल में 4 ग्राम्स होते हैं. तो यहां पर फिर कितने मोल्स हैं? N1 इज इक्वल 16 डिवाइडेड बाई 4 इज 4 मोल्स. तो हीलियम के 4 मोल्स आपके पास हैं. और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O2 है, ये ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन O2 है. तो उसका मास नंबर जो है वो 16 प्लस 16, दो ऑक्सीजन का 32 है. सो 1 मोल में 32 ग्राम्स होंगे, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो यहां पर तो 16 ग्राम्स हैं, सो दिस मस्ट बी हाफ अ मोल. ओके, सो N2 जो है दैट इज 1/2 मोल्स. 1/2 मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपको पता है. हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक गैस है, तो उसका Cv जो है वो 3/2R है मोनोएटॉमिक गैस के लिए. ऑक्सीजन जो है दिस इज फॉर हीलियम. ऑक्सीजन जो है वो डायटॉमिक गैस है, तो उसके लिए 5/2R होगा. तो ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अब जाके मिक्सचर के लिए Cv मिक्स जो होता है, अब सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इज N1Cv1 प्लस N2Cv2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. ओके, डिवाइड बाय N1 प्लस N2. सो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, आपको Cv मिक्स मिल जाएगा. अब Cv मिक्स को मैं सिंपली Cv से रिप्रेजेंट कर लूँगा. N1 जो है वो 4 के बराबर है, Cv1 जो है वो 3/2R है, सो 3/2R प्लस N2 जो है वो कितना है 1/2, और Cv2 जो है दैट इज 5/2R डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इज 4 प्लस 1/2. ओके, 4 प्लस 1/2. सो दिस इम्प्लाइज Cv जो है ये आप वर्कआउट कर लें, मैंने किया हुआ है, 29 डिवाइडेड बाई 18R आता है. तो मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट दे रहा हूँ, 29 डिवाइडेड बाई 18 टाइम्स R. तो Cp कितना होगा? अब Cp आपको पता होना चाहिए, Cp और Cv के बीच में क्या रिलेशनशिप है. Cp होता है Cv प्लस R, काफ़ी फेमस इक्वेशन है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. तो Cv जो है वो 29 डिवाइडेड बाई 18R है, प्लस R कर ले, दिस इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाई 18R. मैंने पहले वर्कआउट किया है, तो ये आ गया. अब आपने तो इसी का रेशियो बताना है, Cp बाई Cv जो है वो किसके बराबर है. तो Cp बाई Cv जो है, Cp के बदले में 47 डिवाइडेड बाई 18R डिवाइड बाई Cv के बदले में 29 डिवाइडेड बाई 18R. Okay, so 18 and 18 cancels out, R and R cancels out, so this is 47 divided by 29, which is 1.62. So 1.62 option 4. Okay, option 4. चलिए let's move on to the next one. 16 अब देख लें. A load versus elongation graph for 4 wires is shown. The thinnest wire is. तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे कि मटेरियल जो है वो चारों का सेम है, क्योंकि मटेरियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मटेरियल सेम है, विच मेक्स यंग्स मॉडुलस जो है वो सबों के लिए सेम है. ओके, ओरिजिनल लेंथ जो है वो भी हम सबों के लिए सेम लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं कहा गया है. अब याद करें, अगर ये वायर आपके पास हैं, ये वायर हैं, आपने इसको कुछ लोड लगा दिया है, जिस लोड के वजह से यहाँ पर कुछ फोर्स F आ रहा है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू Y इंटू स्ट्रेन. वो इक्वेशन याद करें, स्ट्रेस इज इक्वल Y इंटू स्ट्रेन. स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, Y यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन होता है डेल्टा L डिवाइडेड बाई L. अब डेल्टा L जो है यही तो एलोंगेशन है, तो यहाँ पर x एक्सिस के अलॉन्ग डेल्टा L को रिप्रेजेंट किया गया है, और y एक्सिस के अलॉन्ग F को रिप्रेजेंट किया गया है, y एक्सिस के अलॉन्ग F ड्रॉ किया गया है. तो दिस मीन्स F इज इक्वल टू y इंटू a इंटू डेल्टा L को नीचे लाते हैं, सो दैट वी कैन रिलेट इट विद द ग्राफ. डेल्टा L y a डिवाइडेड बाई L. ओके, y a डिवाइडेड बाई L. सो नोट कर लें, F डिवाइडेड बाई डेल्टा L ग्राफ में जो वो स्लोप है,
अब वाई तो चारों का सेम है, ओरिजिनल लेंथ चारों की सेम है, सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, जिसका स्लोप कम है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। आपको देखना है थिनेस्ट वायर कौन है। थिनेस्ट वायर का मतलब लीस्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, जिसका लीस्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसका तो स्लोप भी लीस्ट ही होगा। ओके, स्लोप भी लीस्ट ही होगा। तो स्लोप किस वाले का लीस्ट है, वो तो एस का लीस्ट है, स्लोप इसका लीस्ट है, तो एस की थिकनेस जो है वो सबसे कम होगी। ओके, एस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सबसे कम होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17। A cylindrical tube of a spray pump has a cross section of 8 centimeters square, one end of which has 40 fine holes, each of area 10 to the power minus 8 मीटर स्क्वायर। नोट कर लें, यहाँ पर एरिया का यूनिट मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इफ द लिक्विड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब विद अ स्पीड ऑफ 0.1 मीटर पर मिनट, ओके, ट्यूब के अंदर ये स्पीड है, मीटर पर मिनट है, इसका भी ध्यान में रखना है। ऑप्शंस में तो मीटर पर सेकंड बाद में है। The speed with which the liquid is ejected through the holes is, through the holes is, चले वो हम देख लेते हैं। हमारे पास एक पाइप है, ये पाइप आ रही है, यहां पर छोटे छोटे होल्स हैं। यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, विच इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर के लिए, लेकिन स्क्वायर है तो 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और फिर जाके स्पीड जो है v इज इक्वल टू 0.15 मीटर पर मिनट। मतलब पर का मतलब मिनट नहीं चाहिए, तो वो तो 60 सेकेंड्स है, तो दिस इज 0.15 डिवाइड बाई 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, डिवाइड बाई 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहां पर ये होल्स हैं। each hole has an area of 10 to the power minus 8 per meter square। ओके, वहां पर जो स्पीड होगी, लेट्स से वो स्पीड जो है वो v के बराबर है, वो v जो है वो हमने निकालना है किसके बराबर, लेट्स कॉल दैट v2। ओके, v2। अब आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की सिंपल सी एक एप्लीकेशन है, बस दो लाइंस में सॉल्यूशन है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको बोल रहा है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, लेकिन यहां पर 40 होल्स हैं, तो 40 टाइम्स a2 v2। ओके, 40 पार्ट्स जो है, यहां से तो एक ही पार्ट है, यहां से 40 पार्ट्स हैं, तो दूसरे साइड से 40 कंसिडर करना। 40 आइडेंटिकल है तो सीधे 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें सिंपल। a1 का वैल्यू जो है दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और v1 जो है दैट इज 0.15 डिवाइडेड बाई 60, ओके, इज इक्वल 40 इंटू a2 दिया हुआ है वो 10 टू द पावर माइनस 8 के बराबर है, और v2 जो है वही तो निकालना है। ये मैंने पहले वर्कआउट किया है, आप कर लें। दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन 2। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। An electric dipole has the magnitude of its charge as Q and its dipole moment is P। मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज जो है एज Q, चार्ज जो है Q के बराबर है, डायपोल मोमेंट P के बराबर है। It is placed in a uniform electric field E. If the dipole moment is along the direction of field, the force on it and its potential energy are। फील्ड की ही डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट रखा गया है, ये फील्ड है, यूनिफॉर्म मान के हम, हाँ यूनिफॉर्म तो कहा गया है, यूनिफॉर्म फील्ड है। डायपोल जो है वो ऐसे है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो फील्ड की डायरेक्शन के साथ मैच हो रही है, तो यहां पर तो नेट फोर्स 0 होता है। नेगेटिव चार्ज पे QE होता है अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पे QE होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेट फोर्स तो वैसे हमेशा 0 होता है, टॉर्क जो है वो होता है कभी कभी, टॉर्क यहाँ पर टॉर्क भी 0 होगा, बाकी पोजीशंस पे टॉर्क होता है। हमें किसके बारे में पूछा गया है, द फोर्स ऑन इट, नेट फोर्स तो हमेशा 0 ही होता है, तो यहाँ पर भी 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी, ये इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन है, इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो दैट इज माइनस PE cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E,
दोनों की डायरेक्शन यहां पर सेम है, तो एंगल 0 के बराबर, कॉस ऑफ 0 1 के बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई है। और यही तो मिनिमम होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है, 90 डिग्रीज पे 0 के बराबर होती है। सेम डायरेक्शन जब दोनों की होगी तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो 4 0 के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो ऑप्शन 3 4 0 के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19। Variation in electric potential is maximum if one goes, okay, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप यहां डिस्प्लेसमेंट आपकी हो रही है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा वी, यूनिफॉर्म फील्ड का मैं ले रहा हूं टू मेक इट सिंपल, होता है माइनस ई डॉट डी, विच इज माइनस ई डी कॉस थीटा। ओके, माइनस ई डी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमें बताना है कि वेरिएशन का मैक्सिमम होगी, सो विल जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड, दैट इज ई डी कॉस ऑफ थीटा। ओके, ई डी कॉस ऑफ थीटा। डेल्टा वी मैक्सिमम होगा जब कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम होगा, और कॉस ऑफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, या -1 अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो कब होता है जब 0 की डिग्री के बराबर एंगल होगा। तो दैट मीन्स व्हेन यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, या फॉर दैट मैटर अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा। ओके, वेरिएशन मैक्सिमम। सो अलोंग द लाइन्स ऑफ फोर्स, along the lines of force, option 1, let me use different color, along the line of force. Line of force means line, field align simply. So field align की ही डायरेक्शन में जब आप मूव कर लेंगे तब पोटेंशियल चेंज जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। 3 capacitors, each of capacitance 4 microfarad are to be connected in such a way that effective capacitance is 6. तो 4 है, 6 बनना चाहिए। This can be done in सीरीज कॉम्बिनेशन। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का आपने याद होना चाहिए कि सी इक्वलेंट जो है वो सी डिवाइडेड बाय एन होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्वलेंट जो होगा वो एन टाइम्स सी होगा। पैरेलल में तो सिंपल एडिशन होता है, तो सबों को अगर आप सीरीज में लगा देंगे तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, वो तो 6 के बराबर नहीं है। और अगर आप सबों को पैरेलल में सबों को सीरीज में अगर लगा देंगे तब 4 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा, और अगर आप सबों को पैरेलल में लगा देंगे तब तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स 4, वो 12 के बराबर है। तो ना ही सभी सीरीज में हो सकते हैं, ना ही सभी पैरेलल में हो सकते हैं। अब 6 जो है दैट इज 4 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड 4 प्लस 2, तो 4 का मतलब एक कैपेसिटर ऐसे ही है, यहां पर कॉम्बिनेशन है, और ये तो लीनियर एडिशन फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तो पैरेलल में कैपेसिटर्स हैं तो पैरेलल में, तो 4 और 2 जो है वो पैरेलल में होने चाहिए। अब मसला 2 कैसे मिलेगा, 2 सीरीज में 2 को लगा दें, सो वो 4 इन सीरीज विद 4, वही तो बन जाएगा 2, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 जो है वो सीरीज में होने चाहिए, 2 सीरीज में होने चाहिए, फिर जाके एक जो होगा वो पैरेलल में होगा। ये ऐसे सर्किट बन जाएगा। जो 2 सीरीज में है उनका इक्विवेलेंट जो है, इन 2 का इक्विवेलेंट जो है वो बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, और 2 है तो 4 डिवाइड बाई 2 माइक्रोफैरड्स बन जाएगा। और फिर ये 2 और ये 4 जो है वो पैरेलल में है, तो 4 प्लस 2 जो है वो 6 के बराबर है, वही 6 के बराबर बन जाएगा। सो 2 मस्ट बी इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, ऑप्शन 2 जो है वो ही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 21. Okay, 21. The value of VO in the following diagram is, कोई करंट्स नहीं दी गई है, पोटेंशियल वैल्यूज दिए गए। ए पे जो है 10 वोल्ट है, बी पे 6 वोल्ट है, और सी पे 5 वोल्ट है। हमें ओ पे बताना है कि पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर, VO ही हमें बताना है किसके बराबर है। सो व्हाट आई विल डू इज, इस जंक्शन को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से कि यहां से करंट I1 के बराबर है, यहां से करंट I2 के बराबर है, यहां से करंट I3 के बराबर है। तीनों करंट्स जो हैं दे कैन नॉट बी अवे फ्रॉम द जंक्शन।
ओके, मैं बस ले रहा हूँ पोटेंशियल चेंजेस जो हैं दे विल टेक केयर ऑफ द साइंस। ओके, दे विल टेक केयर ऑफ द साइंस। ये देख लें, इक्वेशन पहले लिखते हैं फिर समझ में आ जाएगा। I1 जो होगा यहीं पर लिखते हैं। I1 जो होगा दैट विल बी V0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, V इज इक्वल IR, तो I इज इक्वल V डिवाइडेड बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। मैं यहां पर यह मान के चल रहा हूं कि V0 जो है वो ज्यादा है 10 से। ओके, दैट मीन्स करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल V0 टू लोअर पोटेंशियल 10। लेकिन अगर V0 कम हुआ 10 के कंपैरिजन में, तब जाके ये नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव का मतलब होगा रिवर्स, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना है, तब डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा हो जाएगी। दैट्स इट। तो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट द डायरेक्शन। मैंने जो डायरेक्शन ली है उस हिसाब से मैंने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V0 माइनस 10 लिया है। तो V0 की साइन जो होगी, V0 और 10 की साइन जो होगी, दैट विल टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन। ऐसे ही I2 जो है, आई राइट इट एज V0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 20। तो मैं अगेन अज्यूम कर रहा हूं कि V0 ज्यादा है 6 के कंपैरिजन में, तभी जाके करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर V0 माइनस 6 नेगेटिव यहां पर आ गया, दैट मीन मैंने डायरेक्शन गलत लिया, उल्टा करना होगा। सो माइनस साइन जो है दे विल टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन देमसेल्व्स। और ये I3 जो है दैट इज V0 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 30। अगेन V0 मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 5 से ज्यादा है, तो करंट I3 इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर V0 माइनस 5 नेगेटिव आ गया तो I3 की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। अब किरचॉफ जंक्शन रूल याद करें। सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट ए जंक्शन I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो 0 के बराबर है। तो I1 I2 I3 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, V0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस V0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 20 प्लस I3 जो है दैट इज V0 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 30, एंड दिस इज सम इज इक्वल टू 0। ओके, दिस सम इज इक्वल टू 0। नोट कर लें, V0 माइनस 10, V0 माइनस 6, V0 माइनस 5, इनमें से कोई ना कोई नेगेटिव होगा तो सम जो है तब जाके 0 बन जाएगा। फाइन। सो दिस इंप्लाइज, अब यहां पर ये सॉल्व आपने करना है, V0 का वैल्यू निकालना है। मैंने पहले किया हुआ है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं। V0 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ओके, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है। क्या करना है इसमें? 8 वोल्ट्स, ऑप्शन 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। In the figure shown, a semicircular wire loop is placed in a uniform magnet field. B is equal to 1 Tesla. The plane of the loop is perpendicular to the field. Current I is equal to 2 ampere flows in the loop in the direction shown. The magnetic force in the loop is. यहाँ पर डायग्राम में मिस हुआ है. This is also 2 amperes. Okay, this is also 2 amperes. अब सेमी सर्कुलर लूप जो है वो जरा ले लें। इसमें करंट जो है वो 2 एम्पियर्स के बराबर है, 2 एम्पियर्स के बराबर है। लेट्स सपोज दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी। रेडियस जो है वो कहा गया 1 मीटर के बराबर है। दैट मीन्स दिस लेंथ इज 2 मीटर्स, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। अब फोर्स का अगर आपको याद हो, होता है ILB साइन ऑफ थीटा। ये स्ट्रेट वायर के लिए है। अगर कर्व्ड वायर ऐसे हैं जैसे हमारे पास हैं, तो L को रिप्लेस करना है बाय L इफेक्टिव। सो IL इफेक्टिव B इंटू साइन ऑफ थीटा। L इफेक्टिव क्या होता है? दिस इज सिंपली एंड टू एंड लेंथ। सो एंड टू एंड लेंथ आपने कंसिडर करनी है। अब यहां पर एंड टू एंड लेंथ जो है दैट इज AB, A से लेके B तक सिंपली लेंथ। ये लेंथ जो है A से लेके B तक वो 2 मीटर्स हैं, डायमीटर है। 1 + 1 = 2 मीटर्स, तो वो आपको पता है। और डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम A टू B है। और थीटा जो है वो 90 डिग्रीज के बराबर है। ये यहां से पता चल रहा है आपको, मैग्नेट फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है। दूसरा पार्ट जो है वो भी तो A और B के बीच में ही स्ट्रेट वायर है। डायरेक्शन ऑफ करंट भी वहां पर राइट वर्ड है, यहां पर भी राइट वर्ड है, तो ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल बन जाएंगे। तो फोर्स विल बी सिंपली, टोटल फोर्स जो है दैट विल बी सिंपली ट्वाइस फोर्स ऑन AB। ओके, सेमी सर्कुलर आर्क जो है उस पर भी उतना ही फोर्स होगा, AB पे उतना ही फोर्स होगा, सेम डायरेक्शन में होगा क्योंकि करंट सेम है, करंट की डायरेक्शन सेम है।
अगर ये ऐसे होता कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे फिर जाके यहाँ पर वापस आता, तब जाके ये करंट लूप बन जाता। यहाँ पर एक करंट लूप बाय द वे नहीं है, क्योंकि करंट जो वापस नहीं आ रही है, ये करंट लूप बन जाता। करंट लूप पे तो नेट फोर्स जीरो होता है, क्योंकि उसमें इस पे जो फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स होगा, तब नेट जीरो। लेकिन यहाँ पर करंट जो है वो फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में बन जाएगा, विच यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दोनों की डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो अपवर्ड बन जाएगी दोनों के लिए। तो सिंपल सम होगा, और किसके बराबर है? आई एल बी साइन ऑफ 90 तो 1 के बराबर है। आई 2 के बराबर है, एल जो है वो भी 2 के बराबर है, डायमीटर है। बी जो है, बी कितना दिया गया? 1 के बराबर। सो दिस इज 4 न्यूटन्स। ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2। वेट अ मिनट, डिड वी डू एनीथिंग रॉन्ग? Okay, this twice we forgot here. We missed this twice. I के बदले में 2 है, L के बदले में 2 है, B के बदले में 1 है. This 2 is already there. This 2 we missed. So 2 into 2 is 4. 4 into 2 is 8 newtons. So option 1 है. Option 1, not option 2. Let's move on to the next one, 23. A particle of charge 1 coulomb is moving with velocity v is equal to 2I minus 3j meter per second. Experiences a constant force F is equal to minus 12I minus 8j newtons due to a constant magnetic field in z direction of strength. ओके, सो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो दी गई है, आपको बताना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। लेट्स सपोज मैग्नीट्यूड b के बराबर है, डायरेक्शन z है, तो b k वी कैन राइट इट। अब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो है वो हमें पता है F होता है Q टाइम्स V क्रॉस B। अब Q जो है वो 1 के बराबर है, 1 कूलम, सो दिस इज सिंपली V क्रॉस B। अब V क्रॉस B अलग से पहले देखते हैं किसके बराबर है। डिटर्मिनेंट मेथड क्रॉस प्रोडक्ट का I J K, V के x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट -3 है, 2 -3, z कंपोनेंट 0। b का तो सिर्फ z कंपोनेंट है, b के बराबर, तो ये बन जाएगा I यूनिट वेक्टर इंटू -3 इंटू b, ये तो -0, -j इंटू ये ब्लाइंड 2 इंटू b, 2b -0 प्लस k इंटू ये तो दोनों 0 बन जाएंगे, 0, तो ये बन जाएगा -3bi -2bj। अब ये तो फोर्स है F, और आपसे कहा जा रहा है फोर्स जो है वो दिया हुआ है, दैट इज इक्वल -12I -8j। अब चाहे x कंपोनेंट आप कंपेयर कर लें या y कंपोनेंट कंपेयर कर लें, x कंपोनेंट से मिलेगा 3b इज इक्वल टू 12, माइनस माइनस कैंसिल आउट करके, तो b इज इक्वल 4 टेस्ला। y कंपोनेंट भी कंपेयर कर ले तो वही मिलेगा, 2b इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 4 टेस्ला। तो चाहे x कंपोनेंट कंपेयर कर लें या y कंपोनेंट कंपेयर कर लें, b का यूनिट जो है वो 4 टेस्ला आ रहा है, तो ऑप्शन 4। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 24. A thin rectangular magnet suspended freely has period of oscillation t in a uniform magnetic field. Now it is broken into two equal parts perpendicular to the magnetic axis, and one piece is allowed to oscillate in the same field. If the period of oscillation is t prime, then the ratio t by t prime is. So हमारे पास ये एक rectangular magnet है, it is suspended like this. यहां पर ये सस्पेंड, टाइम पीरियड इसका दिया हुआ, ऑसिलेशंस, अर्थ मैग्नेट फील्ड में जो ऑसिलेशंस होंगे। रिमेंबर टॉर्क होता है mb sin थीटा। इफ थीटा इज स्मॉल तो टॉर्क होता है mb थीटा साइन ऑफ थीटा, थीटा के बराबर, और माइनस साइन आप इंट्रोड्यूस करते हैं बिकॉज इट इज रेस्टोर इन नेचर। तो यहां पर कांस्टेंट जो है वो mb है। ओके, mb is the constant, proportionality constant. The angular frequency under root of mb divided by I, moment of inertia, ये rotational oscillations इसकी है, तो I लेना पड़ेगा, moment of inertia। टाइम पीरियड जो है दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ I by mb, इसका उल्टा ओमेगा का,
तो आई जो है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम जो है दैट इज डायपोल मोमेंट, बी जो है दैट इज एक्सटर्नल फील्ड। अब हमारे केस में पहले तो पूरा ये जो है रेक्टेंगुलर रॉड दी गई है, रेक्टेंगुलर मैग्नेट। इसका टाइम पीरियड कहा गया है टी के बराबर है। फिर आप इसको हाफ में ब्रेक कर रहे हैं। अब हाफ में ब्रेक करने से क्या क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के लिए, इस एक्सिस के लिए, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो होता है एम एल स्क्वायर, दिस इज मास एम एल स्क्वायर बाय 12, ओके, एम एल स्क्वायर बाय 12। सो ये इनिशियल है, लेट्स कॉल दिस I1, या इसने प्राइम यूज किया है तो लेट्स जस्ट कॉल इट I। बाद में जब आप इसको हाफ कर रहे हैं और फिर से सस्पेंड कर रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस सेंटर के थ्रू जो जा रही है, तो आई प्राइम हाफ किया है तो मास हाफ हो जाएगा, लेंथ भी हाफ हो जाएगी। तो 1/12 को पहले बाहर रखें, m के बदले में m/2, l के बदले में l/2, लेकिन स्क्वायर है तो वो l²/4 बन जाएगा। सो दिस 4 × 2 इज 8, ये बन जाएगा 1/8 इंटू ml²/12। सो दैट इज I डिवाइडेड बाई 8। ये सारा जो है वो I के बराबर है। सो दिस मीन्स I प्राइम डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का रेशियो आपके पास आ गया। रेशियोज ही हम यूज कर लेंगे आगे। अब जाके फिर और क्या हमें चाहिए? मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जो है is m into L. Now this m is not mass, this m is pole strength. इस बात का ध्यान रखना है। This m is pole strength. अब पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहती है। पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप डिवाइड कर लेंगे तब चेंज होगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आपने सेम रखा। लेकिन L तो हाफ किया है ना, तो m प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाई 2। अब एम एल जो है वो m के बराबर है, सो m प्राइम इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2, या फिर m प्राइम डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 1/2। तो डायपोल मोमेंट्स का रेशियो भी आपको मिल गया और मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का रेशियो भी आपको मिल गया। अब टाइम ऑफ पीरियड्स का रेशियो आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं ऊपर। लेट मी चूज द कलर। ओके, नाउ t डिवाइडेड बाई t, अच्छा पहले t लिखते हैं। t इज इक्वल टू 2 pi under root of I divided by mb, 2 pi under root of I divided by mb, which is proportional to under root of I divided by m, क्योंकि सिर्फ ये दो चीज़ें यहाँ इस केस में चेंज हो रही है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। 2 pi तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, b तो चेंज नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड, तो b इस पर्टिकुलर केस के लिए कांस्टेंट है। सो t डिवाइडेड बाई t प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ये बन जाएगा I डिवाइडेड बाई I प्राइम, इंटू m के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो m उल्टा होगा, m प्राइम डिवाइडेड बाई m। ओके, m प्राइम डिवाइडेड बाई m। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ I बाई I प्राइम जो है, I प्राइम बाई I है 1/8, तो यहाँ पर है I बाई I प्राइम, तो उल्टा कर लेंगे, ये 8 के बराबर है, इंटू m प्राइम बाई m जो है वो 1/2 के बराबर है, तो ये 1/2। a डिवाइड बाई 2 इज 4, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, सो t डिवाइडेड बाई t प्राइम इज इक्वल टू 2, सो दिस इज 2:1, या सिंपली 2 ऑप्शन में तो सीधे 2 दिया, ऑप्शन 3। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A rigid metal frame PQRS carries a steady current of I equal to 2 amperes in all the 3 branches. It is in a uniform steady magnetic field of 4 Tesla, perpendicular magnetic field दिया हुआ 4 Tesla के बराबर, करंट दी हुई है 2 एम्पियर के बराबर, perpendicular to the plane, ये भी important है। PQR and PRS form 2 equilateral triangles of side 0.5 each. Then total Lorentz force on the Lorentz force simply total force है। यहाँ पर तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेट फोर्स आपने निकालना है। तो ये अब यहाँ पर नोट कर ले, लूप नहीं बन रहा है, करंट का लूप नहीं बन रहा है। करंट का लूप तब बन जाता था जब ये करंट ऐसे होती वापस आती फ्रॉम R to P। तो यहाँ से यहाँ करंट है, यहाँ से भी P to R करंट है, यहाँ से भी P to R। तीनों ब्रांचेस में आप देखेंगे P to R ही करंट है, P थ्रू Q to R,
P through S to R और P to R, तीनों केसेस में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। तो इसमें लूप आपने कंसिडर नहीं करना है कि लूप पे तो 4 0 होता है तो इस पे भी 4 0 होगा, वो नहीं करना है। पी क्यू आर की इफेक्टिव लेंथ, ऊपर भी हमने ये किया सेमी सर्कुलर वाले पार्ट में, इफेक्टिव लेंथ जो है वो पी टू आर है और करंट इज फ्रॉम पी टू आर। और फिर जाके ये जो हमारे पास पी एस आर है, ओके, पी एस आर है, उसकी भी इफेक्टिव लेंथ याद करें एंड टू एंड लेंथ होती है, वो भी पी टू आर है और डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पी टू आर। तो ये तो इफेक्टिवली तीनों सेम बन रहे हैं। तो फोर्स जो होगा दैट विल बी सिंपली 3 टाइम्स फोर्स ऑन पी आर। तो नेट फोर्स जो होगा दैट इज 3 टाइम्स फोर्स ऑन पी आर, और फोर्स ऑन पी आर जो है दैट इज सिंपली आई एल बी साइन और 91 के बराबर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, आई का वैल्यू दिया हुआ 2 के बराबर, एल जो है लेंथ दी गई है 0.5 के बराबर, 0.5 का मतलब 1/2। बी जो है वो भी दिया गया 4 टेस्ला के बराबर है, 4, दिस 2 and 2 कैंसल्स आउट, 4 into 3 इज 12 न्यूटन्स। सो नेट फोर्स जो है वो 12 न्यूटन्स के बराबर है। नोट कर लें तीनों में डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम आ रही है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी सेम होगा और तीनों केसेस में अपवर्ड फोर्स होगा। अगर आप राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो तीनों पे अपवर्ड फोर्स होगा, तो इसलिए सिंपल एडिशन 3 टाइम्स बन जाएगा। सो 12 न्यूटन्स जो है 25 का आंसर है, 12 न्यूटन्स। ओके, ऑप्शन 4। चलिए इस सेशन में 25 तक ही, नेक्स्ट सेशन में 25 ऑनवर्ड्स 26 to 50 कर लेंगे। ओके, चलिए अल्लाह हाफिज़।